नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह पेश कर रहा हूँ हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें ऑडियो बुक का पहला भाग। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। तो एक कोटेशन है, मुझे लगता है दवाइयाँ ही सबसे अच्छा व्यापार हैं, क्योंकि भले ही आप किसी को स्वस्थ करें या ना करें, आपको आपके पैसे तो मिल ही जाएंगे। मालिकर की लिखी हुई ये कोटेशन है जो इस किताब के शुरुआती पन्ने पे दर्ज है। और इसका जो पहला अध्याय है, बीमारी एक व्यापार, पुस्तक का शीर्षक न केवल भ्रामक अपितु चौंका देने वाला भी है। हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। जरा सा कोई रोग होते ही सबसे पहले हम डॉक्टर या अस्पताल के दर पर माथा टेकने पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही हमें लगता है कि हम अपने मसीहा के पास पहुंच गए और अब किसी तरह की चिंता या परेशानी नहीं रही। किंतु यह पुस्तक तो जैसे हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं व विश्वास पर करारी चोट करने वाली है। यह हमें बताने वाली है कि हॉस्पिटल से जीवित कैसे लौटें। मानो अस्पताल रोग मुक्ति का कोई केंद्र नहीं, बल्कि यमराज का घर हो। दरअसल अब तक सामने आए आंकड़े तो यही बताते हैं कि अस्पताल जाने पर प्राय मरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी यदि आपकी निकट भविष्य में मरने की संभावना नहीं भी है, तो भी वहां का वातावरण, अवस्थाएं, डॉक्टरों व कर्मचारियों द्वारा जाने अनजाने में की गई भूलें आपको यमराज के द्वार तक पहुंचाने की भूमिका रच देती हैं। जरा अस्पताल में होने वाली इन सामान्य भूलों पर एक नजर डालें। पहला मामला, 17 साल की सुनैना की मौत हार्ट ट्रांसप्लांट के 2 सप्ताह के भीतर ही हो गई। आप कहेंगे कि इसमें भला इतनी हैरानी की क्या बात है? ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। हो सकता है कि उसकी इतनी ही आयु शेष थी, या उसे ऑपरेशन सूट नहीं किया। यदि ऐसा होता तो संभवत हम भी अपने मन को तसल्ली दे देते, किंतु कारण यह था कि सर्जन ने यह गौर ही नहीं किया कि सुनैना का ब्लड ग्रुप लगाए गए हार्ट से मैच ही नहीं कर रहा था। सर्जन की एक भूल ने 17 साल की उस युवती को सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दूसरा मामला, 47 वर्षीय रामलाल अपने बाएं टेस्टिकल में दर्द और सिकुड़न की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। सर्जन ने आशंका जताई कि यह कैंसर हो सकता है और बायां टेस्टिकल निकालने का फैसला किया, परंतु गलती से दायां स्वस्थ टेस्टिकल निकाल दिया। अब इस भूल को आप क्या कहेंगे? तीसरा मामला, 49 वर्षीय कमलकांत जब अस्पताल में भर्ती हुए तो उनके पेट में ट्यूमर था। सर्जरी से ट्यूमर निकाल दिया गया, परंतु सर्जन गलती से कैंची पेट में ही भूल गए। भले ही आपको यकीन ना आए, किंतु यह बात पूरी तरह से सत्य है। 1 साल बाद एक और सर्जरी से कैंची को निकाला गया, परंतु तब तक कैंची पेट में इतने घाव कर चुकी थी कि पेट से कैंची निकालने के 2 माह के भीतर ही कमलकांत चल बसे। चौथा मामला, 67 वर्षीय मारिया को एंजियोप्लास्टी के लिए अस्पताल ले जाया गया। एंजियोप्लास्टी के बाद गलती से उनको अपने ही वार्ड या बेड में ले जाने की बजाय दूसरे फ्लोर में ले जाकर लिटा दिया गया। दूसरे दिन अस्पताल के कर्मचारी मारिया को ऑपरेशन थिएटर ले गए, क्योंकि उस फ्लोर पर ऑपरेशन के लिए ले जाए जाने वाले मरीजों को लिटाया जाता था। नतीजतन डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मारिया के सीने को चीर दिया। तभी एक और डॉक्टर ने फोन से संदेश भिजवाया कि यह मरीज तो अस्पताल से छुट्टी लेने के लिए तैयार है और इनके हार्ट में कोई परेशानी थी ही नहीं। तब मारिया का सीना सिलाई कर उसे अस्पताल से विदा कर दिया गया। पांचवा मामला, जरा 52 वर्षीय सत्यश्याम जी की करुण गाथा को सुन लें।
सर्जन ने भूल से बाएं की बजाय दायां पांव काट डाला और ऑपरेशन थिएटर में जब तक सर्जन अपनी यह भूल समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छठा मामला, 35 वर्षीय प्रथा की दाईं किडनी में ट्यूमर पाया गया। डॉक्टरों ने यह आशंका जताई कि यह ट्यूमर कैंसर हो सकता है, इसलिए दाईं किडनी को निकालने का फैसला लिया, परंतु ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने गलती से बाईं किडनी निकाल दी। अगले दिन निकाली गई किडनी में से जब पैथोलॉजिस्ट ने को कोई भी कैंसर युक्त सेल नहीं मिले तब भूल समझ में आई कि प्रथा की गलत किडनी निकाल दी गई थी। सातवां मामला, 73 वर्षीय श्रीमन को पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 दिनों तक जांच पड़ताल के बाद भी जब डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो खोजबीन सर्जरी का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन से पहले बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया दिया गया, परंतु एनेस्थीसिया ने पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखाया और नतीजतन श्रीमन एक ऐसी स्थिति में चले गए कि वह ना तो पूरी तरह से होश में रहे और ना ही बेहोशी में। यह एक ऐसी स्थिति थी जब रोगी सर्जरी का दर्द अनुभव तो कर सकता है, परंतु हाथ पैर हिलाकर या डॉक्टर को बोलकर नहीं बता सकता। कहा जाता है कि यह दर्द मौत के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। शायद यही वजह रही कि सर्जरी के एक ही सप्ताह के भीतर श्रीमन ने आत्महत्या कर ली। उन्हें ऐसी दर्दनाक जिंदगी से मौत का सामना करना कहीं ज्यादा आसान लगा। उनके परिवार वालों का कहना है कि श्रीमन के लिए वह सब सहन करना असहनीय हो रहा था। आठवां मामला, 34 वर्षीय नैन्सी ने तय किया कि वह गर्भधान के लिए इनविट्रो फर्टिलिटी के माध्यम का प्रयोग करेगी, किंतु जब शिशु ने जन्म लिया तो सभी यह देखकर हैरत में पड़ गए कि गोरे माता पिता के घर सांवले शिशु ने कैसे जन्म लिया। डीएनए टेस्ट के बाद उन्हें पता चला कि यह सब डॉक्टरों की ही गलती का परिणाम था। उन्होंने किसी दूसरे पुरुष का वीर्य नैन्सी के गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया था। निष्कर्ष, आप भी इन चौंका देने वाले व शर्मनाक मामलों को पढ़कर हैरत में पड़ गए होंगे। दूसरा चौंका देने वाला तथ्य यह है कि यह सब तो भारत सहित दुनिया भर के सभी अस्पतालों के लिए आम बातें हैं। उन्हें कभी महसूस नहीं होता कि जो लोग उन पर पूरा विश्वास करते हुए वहां तक आए हैं उनके जीवन के प्रति भी उनका कोई उत्तरदायित्व हो सकता है। हम आपको जर्नल ऑफ हेल्थ अफेयर्स के माध्यम से बता रहे हैं कि विभिन्न देशों के अस्पतालों में इस तरह की होने वाली भूलों की संभावना का क्या प्रतिशत है। देश और दूसरी तरफ है मेडिकल भूलों की संभावना का प्रतिशत। ब्रिटेन 18%, ऑस्ट्रेलिया 23%, न्यूजीलैंड 23%, कनाडा 25% और यूएसए 28%। अब आप जानना चाहेंगे कि भारत में कितनी प्रतिशत सर्जरी में इस प्रकार की चिकित्सीय भूलें होती हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार ने भारतीय अस्पतालों में कभी भी ऐसे शोधों में रुचि ही नहीं ली, किंतु विश्वस्त सूत्रों की माने तो कह सकते हैं कि भारत के अस्पतालों में सर्जरी में लगभग 40% तक भयंकर मेडिकल भूलें होने की संभावना है। यूएसए के औपचारिक तथ्यों के अनुसार इन देशों में मौत का सबसे बड़ा कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि अस्पतालों में घटी भूलें हैं, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में एट्रोजेनिक डेथ कहते हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वॉल्यूम 284 जुलाई 2000 के लेख डेथ फ्रॉम एट्रोजेनिक कॉजेज चिकित्सक जनित भूलों के अनुसार हर साल यूएस के अस्पतालों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित है। 12,000 और कारण क्या है? अनावश्यक सर्जरी। 7,000 संख्या है गलत दवाइयों। 20,000 मौतें होती हैं अस्पताल में घटी अन्य भूलों की वजह से। 80,000 अस्पतालों में होने वाले संक्रमण
और 1,06,000 मौतें हैं जो सही दवाओं के दुष्प्रभाव की वजह से होती है। भारत की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार अस्पताल में हुई 3 में से 2 मौतों का कारण अस्पताल की लापरवाही और दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभाव हैं। यदि आपको भारत के अस्पतालों में होने वाली इन मौतों के शर्मनाक तथ्यों पर विश्वास नहीं होता तो जरा कुछ और नज़ारे भी देख लें। हम आपको चिकित्सा जगत से जुड़े कुछ लोगों से मिलवाने जा रहे हैं। भारत के प्रतिष्ठित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में 3 लाख से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं। इसे भारत के आधुनिक मेडिसिन का बैकबोन भी कहा जाता है। सन 2008 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने टीवी पर एक विज्ञापन के माध्यम से ट्रॉपिकाना जूस पीने की सिफारिश की और कहा कि वह सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर आप जूस में डाली गई सामग्री की जांच करें तो पाएंगे कि वह सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। यह किस्सा यहीं समाप्त नहीं होता। जरा हमारे साथ कुछ बड़े व निजी अस्पतालों के रसोई घरों में झांके तो पाएंगे कि मरीजों को फलों के जूस के नाम पर पैक्ड और केमिकल युक्त जूस दिए जा रहे हैं, जो कि रोगियों के नाजुक रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए जहर का काम करते हैं। बेशक फलों का जूस सेहत के लिए अच्छा होता है, किंतु पैक्ड एंड प्रोसेस्ड जूस सेहत के खराब होने का कारण बन जाते हैं। उसी प्रकार माइक्रोवेव द्वारा पकाया गया भोजन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों का कारण बन जाता है। माइक्रोवेव खाने की नमी या वाटर मॉलिक्यूल्स को 1 सेकंड में लाखों बार वाइब्रेट करता है, जिससे गर्मी पैदा होती है और खाना गर्म हो जाता है। लेकिन साथ ही वाटर मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर अस्वाभाविक रूप से बदल जाता है, जो कि हमारे शरीर में जाकर जहर के रूप में काम करता है। अब विचार करने की बात यह है कि ऐसे खाने का सेवन करके रोगी बना व्यक्ति अब जब अस्पताल पहुंचता है तो उसे वहां भी माइक्रोवेव से पका या गर्म किया खाना भोजन ही परोसा जाता है, यानी इलाज के साथ साथ रोग के दोबारा पनपने या बने रहने का कारण भी परोसा जा रहा है। संभवतः हमारे देश के चिकित्सक भी आम आदमी की तरह इन सभी कारणों को निरंतर नजरअंदाज करते हैं। यही कारण है कि समय चिकित्सक ही एक आम आदमी की अपेक्षा अधिक रोगी पाए जाते हैं। हाल ही में मेरे दल ने भारत के सबसे श्रेष्ठ व अच्छे माने जाने वाले टॉप 10 अस्पतालों में ओबेसिटी मोटापा विभाग के प्रमुखों की सेहत का जायजा लिया और पाया कि 10 में से 9 प्रमुख तो स्वयं ही मोटापे से ग्रस्त हैं। अब आप ही सोचें कि जो इंसान स्वयं मोटापे की मार झेल रहा है, वह भला किसी दूसरे को पतला होने की क्या सलाह देगा। यदि भारत का सबसे बड़ा मधुमेह का डॉक्टर स्वयं ही मधुमेह का रोगी होगा तो वह अपने रोगियों की चिकित्सा क्या खाक करेगा। आप किसी भी बड़े निजी अस्पताल में जाइए, अस्पताल के अंदर ही फास्ट फूड के रेस्तरां मिल जाएंगे। हालांकि यह सिद्ध हो चुका है कि वर्तमान जीवन शैली से जुड़े अधिकतर रोगों का प्रमुख कारण फास्ट फूड ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों में बीमारी के नाम पर पैसा कमाने का ऐसा कारोबार आरंभ हो चुका है जिसकी तेजी से बढ़ने की संभावनाएं 100% से भी अधिक हैं। इस प्रचलित मुहावरे पर ध्यान दें। आज इंसान अपने 50 साल की बचत को जीवन के आखिरी 50 दिनों में ही खुद को मौत से बचाने में खर्च कर देता है। निस्संदेह अस्पताल का व्यापार एक उन्नत व्यापार बन गया है। याद रखिए, आपके बीमार पड़ने, बीमार रहने और उस बीमारी के लंबे समय तक चलते रहने में ही अस्पतालों और कुछ कंपनियों का लाभ है। संभवतः यही कारण है कि ब्रिटानिया जैसी कंपनी भी डायबिटिक रोगियों के लिए बनाए गए अपने खास बिस्किट के विज्ञापन में लिखती है, लेट्स बी फ्रेंड्स विद डायबिटीज। भला सोचिए, कौन बेवकूफ इस बीमारी से दोस्ती करना चाहेगा। आपको रोगों के साथ जीवित बनाए रखने में ही दवा कंपनियों व अस्पतालों को लाभ होगा। वे सब मिलकर यह षड्यंत्र रच रहे हैं
और आप सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। यह मानव जाति का ही दुर्भाग्य है कि केवल मनुष्य ही रोगों से मरता है। क्या कभी आपने सुना कि बिल्ली हार्ट अटैक से मारी गई या किसी कुत्ते को उच्च रक्तचाप हो गया? मर्क, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, फाइजर सहित दुनिया की टॉप 10 दवा कंपनियों में आए दिन किसी न किसी मेडिकल घोटाले का सामने आना इस बात का प्रमाण है कि हम सब किसी न किसी गहरे जानलेवा खतरे से घिरते जा रहे हैं और बचाव का कोई उपाय सामने नहीं है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी? क्या आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ इससे मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी क्या राय है? इसे और बढ़िया और सुंदर बनाने में क्या किया जा सकता है, आप सुझाव दे सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं इस ऑडियो बुक से अधिक लोगों को लाभ मिले तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।